होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लेते हैं अपन ने किसी पेशेंट को ड्रिप लगा दी है, ठीक है। और उस ड्रिप लगाने के बाद में वही ड्रिप क्या हो गई है, रिएक्शन कर गई है, ठीक है। तो उस रिएक्शन करने के बाद में अपन उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, रिएक्शन होने से अपन कैसे बचा सकते हैं, उन सब के बारे में आज अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को ड्रिप लगाई है तो उसके रिएक्शन होने के बाद में जो सिम्टम्स अपने को देखने को मिलते हैं, क्या क्या मरीज में क्या क्या अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या होता है उसके साथ बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसको जो रैशेज और हाइव्स, मतलब कि स्किन पे क्या होता है, रैशेज जो धब्बे से जो दाफड़े से जो बन जाते हैं, जैसा ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्किन पे उसके पे रैशेज से हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में क्या होता है, इचिंग और टिंगलिंग, ठीक है। अब जो जहाँ पे जो रैशेस बने हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे उनके रैशेस बने, वहां पे क्या होता है, पूरी बॉडी पे उसको खुजली चलने लग जाती है। टिंगलिंग मतलब कि जैसे चींटी ऐसी चलने लग जाती है, वैसा उसको सेंसेशन होने लगता है, ऐसा मरीज को फील होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग मतलब सूजन, जिस मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे जहां जहां ड्रग गई है, ठीक है, पूरी बॉडी में जैसे जैसे ब्लड के साथ ड्रग जाएगी वैसे वैसे पूरी बॉडी में क्या होता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाती है, ठीक है, रिएक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट को कई बार डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, ठीक है, तो उसको घबराहट सी होने लगती है और पेशेंट को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती है, सांस लिया नहीं जाता है उसको आसानी से, ठीक है। उसके बाद में आता है नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, जैसे उसको चक्कर से आने लगते हैं, जी उसका घबराहट सा होने लगती है उसको, साथ में उसको उल्टी आ सकती है, ठीक है, उसको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और उसके बाद में आता है एनाफाइलैक्सिस, ठीक है, अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा रिएक्शन हो गई है, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा उसके बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस एक ऐसी कंडीशन है, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि किसी ड्रग का बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाना, उसके अंदर पेशेंट की डेथ होने तक की नौबत आ सकती है। तो इन चीजों से अपन कैसे बच सकते हैं, क्या इनका इलाज है, उस सब के बारे में आज लोग अपन बात करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले अपने को करना है स्टॉप द ड्रिप, ठीक है, जो अपन ने ड्रिप लगाई है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर अपन ने को जो इंजेक्शन वगैरह डाले हैं उनकी वजह से रिएक्शन हुई हो, तो सबसे पहले ड्रिप को बंद कर देना है, बिल्कुल उसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि जो पेशेंट को रिएक्शन हुई है उसको रोकने के लिए आपको हैंड टू हैंड इंजेक्शन एविल आपने को 2 ml लेनी है, ठीक है। इंजेक्शन एविल 2 ml ले लिया, उसके बाद में इंजेक्शन डेक्सामिथासोन जिसके अंदर आता है, डेक्सोना के नाम से जो मार्केट में मिलती है, वो अपने को लेनी है 2 ml, एक ही सिरिंज में दोनों को मिक्स करके भरना है और पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड पेशेंट को दे देना है, ठीक है, ताकि उसको हैंड टू हैंड जल्दी से जो रिएक्शन हुआ है वो खत्म हो और पेशेंट को रिलीफ मिले, ठीक है। अपने को हाथों हाथ उसको एविल और डेक्सेना का इंजेक्शन दे देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे उसको वोमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है, चक्कर ज्यादा आ रहा है, तो इंजेक्शन एमसेट जिसके अंदर आता है ऑन्डेनसिट्रोन, ये इंजेक्शन उसको डायरेक्ट आईवी दे देना है ताकि उसकी उल्टी बंद हो, उसको चक्कर आना पेशेंट को बंद हो, ठीक है, उसको घबराहट जो होती है वो उसकी बंद हो जाए। उसके बाद में इंजेक्शन डेरिफाइलिन, अगर पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको सांस लेने के लिए अपने को इंजेक्शन डेरिफाइलिन लगा सकते हैं ताकि उसको जो ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पेशेंट को रिलीफ मिले, आसानी से सांस ले पाए। उसके लिए अपन डेरिफाइलिन इंजेक्शन 2 ml का जो इंजेक्शन आता है वो पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू हैंड टू हैंड देना होता है, क्योंकि जब कोई ड्रग रिएक्शन कर जाती है तो अपने पास उसके बीच में बहुत कम टाइम होता है। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डायरेक्ट ये इंजेक्शन लगा देने होते हैं, जब भी ड्रग रिएक्शन होती है या फिर अपन ने कोई ड्रिप लगाई है उसका रिएक्शन होता है तब अपने को ये ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी पेशेंट को फुल रिलीफ नहीं मिला है, थोड़ा बहुत आराम आया है, सांस उसमें दिक्कत नहीं है और पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अभी भी अगर पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए अपन इंजेक्शन लेंगे प्राइमाकोल 200, ठीक है। 100 mg का भी आता है, अगर आपके पास 100 mg का है तो आप 2 इंजेक्शन एक साथ ले सकते हैं एक एडल्ट पेशेंट के लिए, वरना आपको प्राइमाकोल 200 अपने क्लिनिक में हमेशा रखना चाहिए, अपनी मेडिकल पे हमेशा 200 mg का इंजेक्शन रखना चाहिए, जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिन है, ठीक है, ये एक स्टेरॉइड है, ठीक है। ये क्या इंजेक्शन क्या काम करेगा, जो रिएक्शन जो एविल डेक्सा नहीं रोक पा रहा था, ठीक है, जिस सांस लेने में डेरिफाइलिन से अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो ये उन सारी चीजों को खत्म कर देगा, ठीक है। जो रिएक्शन हो रही है, जो रैशेज हुए हैं, खुजली चल रही है, टिंगलिंग हो रहा है, वोमिटिंग वगैरह सब कुछ, अगर जैसे आप प्राइमा कोट लगाते हो आईवी रूट के थ्रू इस इंजेक्शन को अपने को लगाना होता है 10 ml में डिजोल्व करके, ठीक है। आई रूट के थ्रू हैंड टू हैंड जैसे आप लगाते हैं पेशेंट के रैशेज बंद हो जाएंगे, ठीक है, उसको खुजली चलना बंद हो जाएगी, घबराहट बंद हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम जो उसको आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंट को लगभग इसमें अगर अपन प्राइमा कोट लगा रहे थे तो पेशेंट को 100% इससे रिलीफ
मिल जाता है, धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है वो अपने को यूज करना होता है जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप रिएक्शन कर जाए या फिर कोई ड्रग रिएक्शन कर जाए। ठीक है, किसी भी टाइप की उसको एलर्जी हो जाती है तब अपने को ये ट्रीटमेंट यूज करना होता है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है कि अपन सब लोग इलाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसकी जो कुछ प्रिवेंशन होती है, जो पेशेंट को जो दिक्कत हुई है, रिएक्शन हुई है, उससे बचाव के भी कुछ उपाय होते हैं कि अपने को ऐसा कुछ हो ही ना। सबसे पहले जो अपने ड्रिप लगाई है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए। ठीक है, शुरू के 10 मिनट तक आप उसको बहुत स्लो लगा सकते हैं ताकि हल्की फुल्की ड्रग जाए, रिएक्शन का अपने को जल्दी से पता लग सके। कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रिप लगाने से पहले अपने को उसको वाइटल्स चेक करने चाहिए। वाइटल्स में आता है बीपी आ जाती है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अपने को एनएस डीएनएस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब उसकी शुगर देख लेनी चाहिए। अगर शुगर ज्यादा है तो अपने को उसको डीएनएस या डी5 नहीं देनी चाहिए। ठीक है, या फिर अपने को डीएनएस या डी5 नहीं देनी चाहिए, एनएस आरएल ये सब अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट के वाइटल्स चेक करना, ठीक है, उसकी ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन को इंजेक्शन डाल रहे हैं तो उसकी एएसटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अपने को 1 ग्राम इंजेक्शन डाल रहे हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन, अमोक्सिसिलिन अगर अपन ड्रिप में डाल रहे हैं, ठीक है, एमवीआई अगर अपन डाल रहे हैं, तो उन सब के लिए पेशेंट के लिए सबसे पहले एएसटी की जानी चाहिए। जो इंजेक्शन होता है उसको टेस्ट करना चाहिए जो स्किन के अंदर, ताकि पेशेंट को ये पता लग सके कि ये इंजेक्शन उसको रिएक्शन तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर अपन हल्का सा टेस्ट करके अगर इंजेक्शन यूज करते हैं तो अपने को 10 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि वो इंजेक्शन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब कि उसको रिएक्शन होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर होना होगा तो जो जिस जगह पे अपन ने टेस्ट किया है उसी थोड़ी सी जगह पे होगा, पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम भी उससे नहीं आती है, उसको हैंड टू हैंड कवर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है वो हिस्ट्री। कभी भी किसी भी पेशेंट को आप जब ड्रिप लगा रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसकी डिजीज ऑफ हिस्ट्री जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते किसी पेशेंट को सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको आप ड्रिप लगाने की गलती ना करें, क्योंकि उसको ठंड लगेगी और उसको सांस में हैंड टू हैंड उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सभी डिजीज के बारे में उसकी हिस्ट्री को पूछ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो ट्रीटमेंट जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया है, इस ट्रीटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइटिका के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, अपने पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी क्या होता है, लेग में, मतलब कि जो हिप होता है, जो हिप होता है उससे लेकर के और जो लोअर लेग जो होती है ना, वहां तक क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे आज हम लोग कि जो साइटिका की वजह से जो दर्द होता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो अपन ये डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो नर्व्स जो हो रही है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, उससे ये नर्व निकल के आती है। ठीक है, जिसको तंत्रिका कोशिका अपन बोलते हैं, वो ये निकल के आती है और इस एरिया में यहाँ से लेकर के लोगों को यहाँ तक दर्द वाली प्रॉब्लम होती है, उसको साइटिका पेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसके सिम्टम्स की क्या क्या लक्षण। ठीक है, लोअर बैक पेन, ठीक है, जो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को ये जो एरिया इसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है मसल वीकनेस। ठीक है, अब इस एरिया में क्या होता है, जो ये यहाँ की जो नर्व है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, कमजोर हो जाती है, इसमें पूरी तरह से ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो आसपास के एरिया की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है, पैर भी कमजोर होने लगता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे है टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे झंझनाहट सी जो होती है, जैसे अपने पूरे पैर में जैसे ऐसा लगता है जैसे चींटियां सी काट रही होती है ना, वैसा फील होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर पे आता है नमनेस। नमनेस का मतलब होता है सूनापन। ठीक है, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। ठीक है, दर्द होता है चलते हैं तो। इन्फ्लामेशन, जो ये नर्व का जो एरिया है, ये इस एरिया में या हिप में, यहाँ पर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं, तो इस एरिया में क्या होता है, पूरा दर्द होने लगता है। अब जो ये सारे लक्षण जो होते हैं, ये दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो कोजेज में अपन देखते हैं हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, जो ये जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, यहाँ पे जो डिस्क आती है इसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, यहाँ से होकर के निकलती है अपनी साइटिका नर्व। ठीक है, जो ये साइटिका नर्व में अगर ये हर्निएटेड डिस्क की साइज अगर थोड़ी बढ़ जाती है तो इस पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, कंप्रेस हो जाती है, ये साइटिका नर्व दबने लगती है। इस वजह से ये सारे क्या होता है, दर्द होने लगता है या फिर सूनापन, जो भी सारे सिम्टम्स है वो सारे दिखने लगते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब जो ये रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होती है, थिन होने लगती है, मतलब साइज में कम हो जाती है कई बार। तो उस वजह से क्या होता है, जो ये नर्व है इसके ऊपर कंप्रेस होने लगती है, मतलब इसको कई बार क्या होती है, ये डैमेज भी कर देती है, जिस वजह से ये जो साइटिक नर्व है इसकी वजह से जो पूरे पैर में क्या होता है, दर्द होने लगता है।
थर्ड नंबर पे आती है इंजरी, जैसे मान लीजिए किसी तरीके से चोट लग गई। कई बार क्या होता है कि कई जैसे आप देखते हो कि इंजेक्शन की वजह से पूरा पैर खराब हो जाता है, तो वो जैसे साइटिका नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस वजह से पूरा पैर खराब हो जाता है, तो ये इंजरी भी एक तरीके से हो सकती है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो लेडीज होती है उसका जो पोस्चर है, जो शरीर की साइज है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, मतलब जो इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मुड़ जाती है, जिससे वजह से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, नर्व कंप्रेस होती है, नर्व पे दबाव लगता है। ठीक है, डायबिटीज में भी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब जो न्यूरॉन्स जो होती है, जो नर्व होती है, वो क्या होती है, कमजोर होने लग जाती है, जिससे इनको जो आसपास की जो पैर में जो पूरी नर्व जा रही है, आसपास के मसल में पूरा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और उसको पावर नहीं, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, जिस वजह से क्या होता है, पूरे पैर में दर्द होने लगता है। उसके बाद में आती है ओबेसिटी, मोटापे में भी पोस्चर ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर्स, अगर किसी प्रकार की गांठ है तो उस वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। लॉन्ग पीरियड सिटिंग, अगर लंबे टाइम से अगर आप एक गलत पोस्चर में बैठे हो और आपकी रीढ़ की हड्डी एक सेम जैसे प्रेशर पड़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो उससे साइटिका नर्व में क्या होता है, प्रेशर आता है, डैमेज हो सकती है, तो उस वजह से ये सारे जो अपने को सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे देखने को मिलते हैं। ये सारे इसके क्या है, कोजेज है। ठीक है, अब बात हो गई कोजेज की, लेकिन आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो अपन बात करेंगे आज इसके इलाज की कि अगर अपन एक परफेक्ट कोर्स चलाएं, अगर परफेक्ट ट्रीटमेंट दे किसी पेशेंट को तो अपन क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले आती है कैप्सूल मैकोनर्व। ठीक है, जो मैकोनर्व कैप्सूल है, इसके अंदर आता है मिथाइल कोबालामाइन, ठीक है, अल्फा लिपोलिक एसिड और विटामिन जो इसमें ऐड होते हैं। अब ये क्या करती है, जो नर्व जो होती है, साइटिक जो नर्व होती है, उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे उसके मतलब की ताकत बढ़ती है नर्व्स की। तो ये जो कैप्सूल होती है वो पेशेंट को खाना खाने के बाद में दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। ठीक है, अगर अपन रात को दूध के साथ दे तो इसमें अपने को बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो कैप्सूल आती है वो हम मल्टी विटामिन कैप्सूल। ठीक है, जो ये मल्टी विटामिन कैप्सूल हो जिसमें विटामिन की पूर्ति करती है, मिनरल्स की पूर्ति करती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो पाते हैं और नर्व को जो ब्लड मिलता है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो पाती है, जिससे अपने जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये जो मल्टी विटामिन की कैप्सूल है ये भी दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है। तो अगर अपन इसको सुबह दूध के साथ दें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने को साइटिका पेन में देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो टैबलेट आती है प्रेगाबालिन एंटी। ठीक है, प्रेगाबालिन एंटी, इसके अंदर आता है प्रेगाबालिन नोटिफाइलिन। अगर पैर में बहुत ज्यादा झंझनाहट, सूनापन और बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो इस टैबलेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये टैबलेट पेशेंट को एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, जो कि जो नर्व का जो पेन होता है, नर्व का पेन कहीं पे भी हो, इस टैबलेट को यूज करते हैं तो जो दर्द है बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बिल्कुल खत्म हो जाता है, पेशेंट को अच्छा फील होता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आती है इंजेक्शन न्यूरोबायन 4। ठीक है, अगर अपन इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर किसी को थोड़ी सीवियर प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन पेशेंट को आईएम रूट के थ्रू लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन एक आज लगा दिया तो अपन ने ये एक इंजेक्शन 2 दिन बाद में, मतलब चौथे दिन इंजेक्शन को दूसरा इंजेक्शन लगेगा। ऐसे करके सीवियरिटी के हिसाब से 3 से 5 इंजेक्शन तक पेशेंट को लगते हैं, जिससे उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो न्यूरोबायन 4 इंजेक्शन अपन आईएम रूट के थ्रू पेशेंट को खाना खाने के बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है ऑइंटमेंट गाबापेंट। इसके अंदर गाबापेंटिन, डाइक्लोफेनेक, डाइथाइलमाइन आता है। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, जो लेग जो अपनी होती है, ठीक है, ये लेग होती है, इसमें जो लोकली जो दर्द होता है वहां पे जहां जहां दर्द है वहां इसको अप्लाई करते हैं। तो जो गाबापेंटिन होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, वो दर्द को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर अपन इस क्रीम को यहाँ अप्लाई करें तो लोकली एक्शन मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस क्रीम का क्या है कि इस क्रीम को एक बार पेशेंट को सुबह और एक बार शाम को लगाना होता है। ठीक है, सुबह लगा करके या तो उसको थोड़ा सा धूप में अगर आप बिठा सकते हैं पेशेंट को, तो ये क्या करती है, क्रीम फास्ट एक्शन करती है। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसको सुबह और एक बार शाम को लगा सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे अगर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर हैंड टू हैंड जो आपको ट्रीटमेंट देना है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप इंजेक्शन डायनापार को और इसमें अंदर 2 ml डेक्सोना मिक्स करके आप उसको आईएम रूट से लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये हैंड टू हैंड जो पेन होता है उसको रिलीफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है 15 डेज मतलब 15 दिन के लिए पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उसको एक फिक्स अमाउंट का रिलीफ मिल सके। ठीक है, एक वैल्यूएबल रिलीफ उसको मिल सके। तो अगर ये ट्रीटमेंट आप किसी को 15 दिन के लिए देते हैं तो उसका लगभग 100% जो दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया वो कैसा लगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखी है, तो उस लिंक से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा।